नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, खमा गणी, जोहार। मैं मनुराव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं, जिसकी 2 कड़ियों में हमने आपसे स्टूडेंट्स लीडर से मिलवाया और उनके मन की बात जानी। अब जिनसे हम मिलवाने चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स लीडर रहने के साथ साथ अब असली राजनीति में आ गए हैं। युवा मोर्चा में एक है तो एक यूथ कांग्रेस में है, और उन दोनों से भी हम जानेंगे कि इस बार का लोकसभा चुनाव किस तरह से वह देखते हैं या किस तरह की तैयारियां उन्होंने की है। लेकिन इससे पहले हम आपको कह दें कि 26 अप्रैल को मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हो सकता है हमारे सवाल वही हो, इनके जवाब वही हो, लेकिन चुनना आपको है। 26 अप्रैल के दिन घरों से निकलकर मतदान जरूर करना है। तो शुरुआत करते हैं तू मैं की और परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष महेशपुरी गोस्वामी और यूथ कांग्रेस से जुड़े यशवंत जी चौधरी। तो सबसे पहला सवाल यशवंत जी से। यशवंत जी, इस बार के चुनावों को युवाओं की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ को और उदयपुर वासियों को राम राम। मनु भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उदयपुर न्यूज़ एक प्लेटफॉर्म युवाओं को और यूथ को इस स्टेज पर आकर बैठकर और बोलने का मौका देता है, उसके लिए आपके न्यूज़ चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपका जवाब है कि इस बार युवा इस चुनाव को कैसे देखता है। 10 साल पहले जब 2014 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब मोदी जी के फर्स्ट मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में सबसे पहला मुद्दा था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होते हैं। आज भारत की पॉपुलेशन है शायद 125 से 135 करोड़ के आसपास। उसमें मेरे हिसाब से 50 से 55 करोड़ के आसपास युवा होंगे। तो अगर 20 करोड़ रोजगार ये युवाओं को दे देते तो आज सड़कों पे कोई बेरोजगार युवा घूमना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो युवा 10 सालों में सबसे ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि युवाओं का हक इस केंद्र की सरकार ने 10 साल में छीना है, और इस केंद्र की सरकार ने सबसे ज़्यादा किसी वर्ग को इस देश के अंदर ठगा है तो वो युवा वर्ग को ठगा है। दूसरी कड़ी इस युवा वर्ग के अंदर आती है कि एक नौजवान जब 17-18 साल का होता है, यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान के अंदर एक फ़ौज में जाने की तैयारी करता है कि फ़ौज में जाऊंगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा, मेरे घर का सम्मान बढ़ेगा, मेरे गांव का सम्मान बढ़ेगा। उस योजना को इन्होंने एक अग्निवीर योजना बना दी। आप खुद माने मनु भैया कि 10 साल का केंद्र में राज करने के बाद आप कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और दे दो, और आप एक युवाओं को कह रहे हैं 4 साल आप नौकरी करके घर चले जाओ। आपको तो 15 साल चाहिए और एक युवाओं को 4 साल में आप कह रहे हो कि घर चले जाओ। इस तरह की जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार युवाओं के लिए लेके आई है, इसमें सबसे ठगा हुआ वर्ग युवा महसूस कर रहा है। इस बार ये युवा इस केंद्र सरकार को पटक नहीं देगा। आप 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे, चौंकाने वाले नतीजे होंगे और इंडिया गठबंधन इस बार केंद्र में सरकार बनेगी। महेशपुरी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, या फिर इस बार का चुनाव युवाओं के लिए कैसा है? मैं सबसे पहले शुरुआती दौर में आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम कई समय से राजनीति क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे न्यूज़ चैनल हमको बुला के हमारे मन की बात और हमारे विचार और जो क्या बाज़ार में चल रहा है उसके भाव आप हमसे लेते हैं। तो आपके चैनल का और हमें यहाँ बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे कि ये चुनाव युवाओं को लेकर किस तरह का देखता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में सबसे ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो यूथ है, और यूथ को लेकर उन्होंने रोजगार के साथ साथ उन्होंने ऐसे भी प्लेटफॉर्म दिए हैं। जरूर नहीं कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी उसकी कुशल जो भी उसकी एबिलिटी है, योग्यता है, उस हिसाब से लगती है और लग रही है। राज्य सरकारें भी भर्तियां निकालती है और केंद्र सरकार भी निकालती, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया जैसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म युवाओं को उपलब्ध कराए हैं, चाहे वो गेम्स के थ्रू हो या किसी व्यापार के थ्रू हो या किसी और क्षेत्र में हो, कि उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र में, जैसे कि मुद्रा योजना, उन्होंने मुद्रा लोन उन्होंने शुरू कराया। इसलिए कराया कि अगर आप अपना सरकारी नौकरी नहीं लगती है, लेकिन आप उस योजना के तहत आप उसे लोन लेके भी अपना व्यापार छोटे स्तर से भी बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। और आपने भी कहीं देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसे व्यापारी है, चाहे वो छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आमदनी बहुत ही अच्छी है। और आज छोटा व्यापारी से लेकर बड़ा व्यापारी जीएसटी जैसा
में आने पहले जीएसटी के बारे में काफ़ी ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई थी कि ये समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन आज टैक्स को लेकर जिस प्रकार का कलेक्शन आया है भारत सरकार का, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है, सबसे बड़ा कर रिटर्न है। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं। और युवाओं के अभी हमारे देश में सबसे पहले जो आता है नव मतदाता, जो कि उसका जीवन का प्रथम चुनाव होता है, वोट देने का अधिकार उसे मिलता है 18 साल के बाद का। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जब रिजल्ट आएंगे आपके चैनल की तरफ, जो उदयपुर या फिर राजस्थान, आपकी जहाँ जहाँ तक आप उसकी रिपोर्टिंग मांगेंगे, उसमें उस नव मतदाता का जो रेशियो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ आपको दिखेगा। क्योंकि नए लोग नई योजना के साथ जुड़ चुके हैं। देश में काफ़ी बदलाव हुए जो कि 60 सालों तक युवाओं को दिखने को नहीं मिले। आज जो देश में कहा जाता था कि डिजिटल क्रांति इंडिया में नहीं आ सकती, आज नए यूथ है, वर्ल्ड का नंबर 1 देश है डिजिटल में। तो जहाँ अपन को गरीब देश माना जाता था, आज वही युवा मोबाइल से आज मेरे को बैंक गए हुए कम से कम 1-2 साल हो गए। क्यों? क्योंकि मैं अपना पूरा डिजिटल के जो मोबाइल के माध्यम से मैं मेरे सभी कार्य कर सकता हूँ। वैसे कई बदलाव है, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो युवाओं ने भी देखा है। और नव मतदाता की मैं आपको चैलेंज के साथ में इस न्यूज़ चैनल के सामने कहना चाहूँगा कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें आप युवाओं की छटनी करना, सबसे ज़्यादा मतदान किधर डाइवर्ट होता है। यशवंत जी, न्यू वोटर्स सारे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी वालों का भ्रम है। 10 सालों से ये भ्रम में इन युवाओं को डाल रहे हैं, ये इनका भ्रम है। युवाओं की ये बात कर रहे हैं, युवा तो सबसे ज़्यादा वर्ग इस 10 सालों से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि देश में आईटी की क्रांति, डिजिटल क्रांति तो राजीव गांधी जी तब देश के प्रधानमंत्री थे, वो लेके आए थे। आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उससे कहा था कि देश में ये आईटी सेक्टर आ जाएगा तो देश किस दिशा में जाएगा। आज उसी आईटी सेक्टर का फ़ायदा लेके और ये मेरे भाई बीजेपी की वाहवाही कर रहे हैं। आईटी सेक्टर लाने वाले इस देश के अंदर क्रांतिकारी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उसका श्रेय कृपया आप न लें। मोदी जी ने तो उसको खाली एक प्रोपेगेंडा बना के और इस देश के अंदर पेश किया है। और आप ही के आरएसएस और आपके बीजेपी के कार्यकर्ता उस समय विरोध करते थे संसद के अंदर, संसद के बाहर। नहीं हो तो पुरानी न्यूज़ें उठा के आप देख लें। तो इस तरीके का भ्रम न डालें। और युवा इस बार इनको चोट देगा। और नव मतदाता की बात कर रहे हैं, ये नव मतदाता इस बार पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन को वोट देगा। और 4 जून को आप देखना कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी, आप क्या सोचते हैं? आपके जो सांसद हैं, कोई 4 बड़े काम बताइए जो उन्होंने किए हों। सांसद जी के 4 बड़े काम क्या, मैं 5 बड़े काम गिना सकता हूँ। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन का। उसका उन्होंने 2484 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम करा। कितना? 2484 करोड़। उदयपुर से लेकर जाडोल और जाडोल से लेकर गुजरात तक 2 फेज में काम हुआ है। उसका दोनों का आकलन करें 370 करोड़ और 318 करोड़ तो मिला के मतलब 700 करोड़ की ये रोड बनी। आज़ादी तक मैं और आप भी इस जाडोल रोड पे गए होंगे, एक पटरी वाली रोड पे आप गए होंगे उन जंगलों में। और आदिवासी उत्थान की बात करती है कांग्रेस, जहाँ एक रोड उनको नहीं दे पाई, जो कि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक रह चुका है। वहाँ तक आज़ादी, मेरे पिताजी भी किसी विभाग में थे, मैं वहाँ पे जाडोल जाता था आज से कई सालों पहले। एक पटरी पे जाने, सामने कोई गाड़ी आ जाती तो हमको साइड में होकर उतर के जाना पड़ता था। आज़ादी के बाद में 700 करोड़ की रोड 2 चरणों में आदरणीय अर्जुन जी मीणा सांसद जो हमारे थे उनके हुए 2 काम ये। तीसरा काम ये कि उदयपुर का जो रेलवे स्टेशन है 354 करोड़ का पुनरुद्धार का काम हो रहा है। चौथा बता दूं, रेलवे की सेकंड एंट्री, जो कि एक उस पार्ट के हिरणमंगली क्षेत्र के जो लोग थे उनको पूरा उदयपुर एक ट्रैफिक जोन में गुजर कर रेलवे स्टेशन में आना पड़ता था, तो अब उनको एक सेकंड गेट की एंट्री दी। 4 काम ये। 5वां काम मैं और बताऊं, 100 करोड़ का 100 बेड का ईएसए हॉस्पिटल जो चित्रकूट नगर बुआना में, ये आपने करा। अभी आप जाएंगे एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है वो 3 गुना बड़ा बना रहे। तो मैं समझता हूँ ये सब काम ही है और ये केंद्र सरकार द्वारा ही है। आप बताइए क्या काम नहीं कर पाए? सांसद जी के मेरे हिसाब से अर्जुन जी के मुख्य 5 काम तो ये रहे कि एक तो घर पे रहना, किसी को नज़र नहीं आना, गुमनाम रहना, घर के अंदर सोना और जनता से दूर रहना। मुख्य रूप से अर्जुन जी के 5 काम ये रहे। बाकी आप बात कर रहे हैं कि रोडों की, रेलवे की, ये तो एक कार्य केंद्र सरकार जब बनती है उसके बाद ये मुख्य रूप से ये कार्य तो आपको करनी ही है, चाहे कांग्रेस बने या बीजेपी बने। उदयपुर के युवाओं के रोजगार के लिए अर्जुन जी ने क्या किया, आप ये बताइए। मैं बोलूं, उदयपुर के किसानों के लिए आपके अर्जुन जी ने क्या किया?
उदयपुर के श्रमिक मजदूरों के लिए आपके अर्जुन जी ने क्या किया? उदयपुर की महिलाओं के लिए आपके अर्जुन जी ने क्या किया? उदयपुर के ट्राइबल आदिवासी हमारे भाइयों के लिए क्या किया? ये मुख्य रूप से आप बताएं कि अर्जुन जी ने क्या किया। दूसरी बात, अगर अर्जुन जी ने इतना ही काम करा है तो फिर वो अभी लेटेस्ट किसी इंटरव्यू में ये क्यों कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने मेरा पैसा ही नहीं दिया सांसद निधि का, जो मैं कहाँ खर्च करता, अगर इतना करोड़ों रुपए आ गया तो फिर वो ये बात क्यों कह रहे थे? और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि अहमदाबाद अमान बन गया, रोड बन गई, रेल बन गई, तो वो तो एक केंद्रीय योजना है जो उदयपुर के अंदर ही नहीं बनी, वो उदयपुर के बाद अहमदाबाद में भी बनी है। वो रोड जो टच हो रही है, जो अहमदाबाद को भी टच हो रही है, उदयपुर लोकसभा में नहीं बनी, वो एक केंद्र की योजना है। उसके रोड के मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी थे हमारे देश के, उनकी एक योजना है, उसके तहत काम हुआ। बाकी अर्जुन जी की सांसद निधि से किसी गांव में काम हुआ हो तो मुझे बताओ। उन्होंने एक गांव गोद ले रखा था, आज वहां वोट मांगने जा रहे हैं तो वहां बहिष्कार हो रहा है। आप बताओ क्या काम करा? आप इस तरीके की बात करके उदयपुर लोकसभा की जनता को गुमराह ना करें। इस बार उदयपुर की जनता समझ चुकी है। इस बार उस कुठाराघात जो इन्होंने 10 सालों से अर्जुन लाल मीणा ने किया है, उसके खिलाफ उदयपुर की जनता वोट डालेगी। चेहरे बदल दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपने 10 साल इस भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। महेशपुरी जी, आप बताइए कि इनका आरोप है और खुद अर्जुन जी ने बोला, बड़े मन से बोला कि सांसद मत का पैसा नहीं मिल रहा, मैं किस मुंह से बाजार में जाऊं, 3 साल से मोदी जी ने नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैंने जो आपको ये काम गिनाए हैं वो उदयपुर में हुए, अगर उदयपुर में रोडों की जरूरत थी तो उदयपुर में बनेगी। अगर यहाँ से किसी रेलवे नेटवर्क को जोड़ना है तो उदयपुर की मांग होगी तभी बनेगी। अगर नितिन गडकरी जी को रात को सपना तो नहीं आएगा जाडोल वाली मांग है 60 साल से, या उनको ये पता नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन करना उदयपुर से। बड़ी परियोजना होती है, उसकी एक योजना बनती है, वो पूरे भारत सरकार उसको चिन्हित करता है। देवास बनी तो क्या उदयपुर के यहाँ के किसी एमएलए ने नहीं बनाई? राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सेक्रेटरीट सचिव सब मिलकर एक योजना बनती है। अब लोकल मुद्दे हैं तो यहाँ के अर्जुन लाल जी को तो ये नहीं पता था भैया कि यार वहाँ उमड़ा के वहाँ पे वो जब ट्रेन चालू हो रही थी उसका फ्लैग का इनोग्रेशन करना, वो ही नहीं पता। गुलाब जी पहुंच गए थे, फिर आके वहाँ झगड़ रहे थे कि मैं सांसद हूँ, मैं करूंगा, ये तो मेरा मौका है। उनको यही नहीं पता था। आप रोडे बना रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो आप? किस तरीके की बात कर रहे हो? आपने उस समय बोला क्या मन्नू जी ये न्यूज अखबार में नहीं आई थी? मैं अभी आपको उसका भी जवाब देता हूं। आपने बोला था, मैंने सुना, मेरे को भी आप बोलिए, पर आप सत्य बोलिए जनता के सामने। आपको मैंने जो बात करी वो 100% सही है। 100 बेड वाला चित्रकूट नगर में पड़ा, वो भी केंद्र सरकार। अब ये बात भी सत्य है, ये बात में तो 100 बेड का, ये बात भी सत्य है कि सांसद निधि का पैसा मुझे 3 साल से नहीं मिला। ये बात भी अर्जुन लाल जी ने उनके मुंह से कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यशवंत चौधरी नहीं कह रहा ये न्यूज। अब आप जो कह रहे हो कि बताऊं, केंद्र सरकार में जो मिला था यहाँ के किसानों को, यहाँ पे 1,14,000 लाभार्थी है किसान सम्मान निधि के। 1,14,000 क्या उदयपुर के लोग? सम्मान निधि कितनी मिलती है? 6,000 से 8,000 हो गई। कितने साल भर की? 3 किस्तों में मिलती है। कितनी मिलती है साल की? 2,000 की 3 किस्त। एक साल में 6,000 रुपए मैं आपको दे दूं, 2,000 की 3 किस्तों में सम्मान निधि। आपका घर गुजारा करके बता दें। घर गुजारा तो उससे नहीं होता, लेकिन कुछ कैश की जो किसान सम्मान निधि नहीं मांग रहा है। किसान पिछले 10 सालों से अपनी फसल की एक न्यूनतम रेट मांग रहा है, जिसे एमएसपी कहते हैं। आपके मैनिफेस्टो में 10 साल से थी, वो दे दो आप। किसान आपसे सम्मान निधि नहीं मांग रहा है। किसान वो है जो जमीन को फाड़ के अनाज उगा के पूरे भारत का पेट भर सकता है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे सम्मान निधि दे रहे हो। और आपको एक छोटा सा कोई उमड़ा का आप मेरे को उदाहरण दे रहे हैं, वहां पे वो आया, उनका होना था। मेरा ये झगड़ा तो मैं कह रहा हूँ उदयपुर के आज 10% लोगों को झगड़ा नहीं कह रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं था। फिर मैं बताता हूँ, जब पता चला तो वो दौड़ के गए वहां। आपके सचिन पायलट जी और राजस्थान के अशोक गहलोत जी का झगड़ा पूरे हिंदुस्तान। झगड़ा नहीं कह रहा हूँ, झगड़ा नहीं कह रहा हूँ। क्या वो चीज भी बीजेपी करवाती है क्या? हर चीज मैं झगड़ा नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ उन्हें पता ही नहीं था। और हाँ, हो सकता है, मेरी बात सुनो, 2 बार कोई जीत के आता है तो ऐसे नहीं जीत के आता है। जनता का आशीर्वाद होता है, लोगों के बीच में रहे थे। हाँ, अंतिम दौर पे मैं स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, कुछ समय से उनका स्वास्थ्य लाभ सही नहीं है, इसलिए इस बार उन्होंने खुद ने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य उचित नहीं है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला। भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य को देखते हुए नहीं बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एंटी इनकम्बेंसी ये है कि लोग उनको गाँव से धक्के देकर नहीं निकाले, इसलिए बदला है। सत्यता को आप रखिए। 2 बार इसलिए नहीं बदला। 10 साल तक कोई सांसद रहता है यार। आपके उनका देख लो ना यार, वो रघुवीर जी मीणा 5 बार हार गए। इस बार उन्होंने टिकट क्यों नहीं लिया? अगर वे 5 बार कहाँ हार गए? उनको अगर कितनी बार आ रहे वो बताओ? 2 बार ही तो आ रहे सांसद। क्यों सांसद एमएलए में नहीं आ रहे क्या? सांसद की बात हो रही है ना अभी वर्तमान, रेगुलर वो हार रहे हैं। चुनाव की बात कर रहे हैं। 5 बार रहे भी है ना यार। और मेरी बात सुनो,
अगर इस बार उनको कॉन्फिडेंस होता, सलूम्बर उन्होंने जिला बनाया, क्यों लोगों ने उनको नकार दिया? उनको वहां से जीत हासिल होनी चाहिए थी। फिर भी उनको हार जीत तो चुनाव में हो जाती है, उसका और क्या है। फिर भी उनको सांसद का टिकट उन्होंने, किसी ने, मेरे पास ये बात आई, सत्य झूठे बात की बात, किसी ने पूछा रघुवीर जी सांसद को टिकट, वो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, भाई साहब कहीं बार बार मारोगा कि, उन्होंने ये वर्ड बोले। यार आप आपकी भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, आपने 10 साल में क्या किया, हमारी पार्टी किसको टिकट दे किसको नहीं दे, उससे क्या मतलब है। 10 साल आपकी पार्टी सत्ताधारी है, सवाल आपसे ही करेंगे। मैंने तो यहाँ के कोई काम भी सब गिना सत्ताधारी दिए। पार्टी से सवाल अब आप- करेगा। चलिए, टिकट की बात हुई, किसको दे किसको नहीं दे, तो क्या दोनों ही पार्टी में कार्यकर्ता नहीं थे जो अधिकारियों को लाना पड़ा? दोनों से ही सवाल है, आपसे पहले सवाल आपसे पूछ लेते हैं। हमारे जो मन्ना लाल जी हैं, माना कि वो डायरेक्टली फ्रंट ऑफ राजनीतिक पार्ट नहीं थे, वो एक किसी हमारी विचारधारा जिसके है वनवासी कल्याण परिषद, उसमें एक सेवा का काम कर रहे थे कई सालों से। वो फ्रंट ऑफ लाइन में अगर पार्टी में नहीं थे, लेकिन हाँ उनके कार्य को देखते हुए उन्होंने उनकी विचारधारा पार्टी से मिलती थी। 20 से 30 साल उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद का काम करा। उसके बाद भी उन्होंने, जो आदिवासी भाई वो क्रिश्चियन बन जाता है या किसी और धर्म को अपना लेता है, तो उसका एक डी लिस्टिंग का बड़ा कार्यक्रम रहा था। उन्होंने 2 राज्य उन्होंने उसका वो करा था, उसको मैनेज किया था। मतलब उनकी शुरू से ही मंशा रही थी कि मेरे जो क्षेत्र के जो आदिवासी अंचल में जो कि पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने का उन्होंने शुरू से 20 साल से वो काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है, कोई अगर ग्रामीण परिवेश में अगर कोई आदिवासियों की बात समझने वाला व्यक्ति अगर उनके आगे आके लीडरशिप करता है, मतलब वो पार्टी की विचारधारा उनको अच्छी लगती थी, यही है ना? तो फिर आपकी पार्टी के लोग जो हैं, आपकी पार्टी के मंत्री ने अभी बयान दिया कि जब ये ताराचंद जी जिला कलेक्टर थे कि कांग्रेस ने तो कांग्रेस के एजेंट की तरह काम किया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो ये क्योंकि विचारधारा तो उनकी भी वही थी। हाँ, कांग्रेस का ये निजी वो है, बीजेपी ने choice आरोप है। लगाया ना। हाँ, जी। उनका देखो व्यक्तिगत कोई आरोप भी हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस की निजी चॉइस है कि वो किनको टिकट दे। वैसे ही इन्होंने, जैसे मन्ना लाल जी तो हमारे इसी क्षेत्र के हैं, दरियाबाद के पास के हैं, और इनका सेक्टर 14 में निवास है, तो यहाँ के लोकल है। ताराचंद जी जैसे आज से पहले जो विधायक थे, मतलब जो विधायक कैंडिडेट थे अपने गौरव वल्लभ जी, उनको बहुत ही दूर क्षेत्र उन से, पे आप क्या हुए? हाँ अब हमारे हो गए, लेकिन उन पे भी जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल ठगा सा महसूस कराया कि यार पहले वो आए हमारे विधायक जी, वो चुनाव होके जीत जाते थे, यहाँ पे बैठ जाते, नहीं जीते तो वहां से गायब हो गए। और 1-2 बार आपकी भी मतलब न्यूज आई थी कि यार अभी प्रचार चालू हुआ ना, दोनों नराधर रहे ना, तो ये है क्या कहते हैं गौरव वल्लभ जी चुनाव क्षेत्र में। और अब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता डर रहा है कि यार ये है वीआईपी, मतलब एक कलेक्टर का कैडर होता है बड़ा, वो अगर आज चुनाव जीत जाता तो ठीक है, नहीं जीतेगा तो ये भी कल परसों रवाना हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? हम इतने सालों से मेहनत कर रहे तो हमारा क्या होगा? क्या कहेंगे आप यशवंत जी? पहले तो जिनके वो घर क्या कहते हैं शीशे के हो, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं जी। क्योंकि आपके भी कितने ही कार्यकर्ता ऐसे हैं जो यहाँ कितने ही सालों से जाजम बिछा रहे थे, आपको भी बाहर से लाके टिकट दे दिया। बांसवाड़ा में हमारे एक नेता थे, उनको ले जाके टिकट दे दिया, वहाँ भी बेचारे कुछ जाजम बिछाने वाले बिछाते ही रह गए। तो कांग्रेस मुक्त के सपने देखने वाले अब कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं मुख्य रूप से। और दूसरी बात इन्होंने कही कि बाहर से लाए, इधर से लाए, उधर से लाए। क्या भारत के संविधान में कोई कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? ये तो ग्लोबल ही है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद दूसरी बात ये कि ताराचंद जी ने पिछले 2 सालों से उदयपुर में जिला कलेक्टर रहते हुए उदयपुर की समस्याओं को अगर किसी ने नज़दीक से देखा है तो वो ताराचंद जी मीणा है। एज ए कलेक्टर उन्होंने ट्राइबल लोगों की, हमारे दलित लोगों की, अल्पसंख्यक लोगों की जितनी मदद वो कर सकते थे सरकार के माध्यम से, उन्होंने अशोक गहलोत जी की पूर्व सरकार थी उसके माध्यम से उन्होंने कितने ही लोगों को समाज की भवन की ज़मीनें दिलाई कि यार आपका समाज एक समाज है। उन्होंने कहा कि सर हमारे समाज के कल्याण के लिए कोई एक ज़मीन की आप व्यवस्था कर दे, तो उन्होंने समाज की व्यवस्था के लिए 50-60 समाज वालों को ज़मीनें दिलाई। ट्राइबल बेल्ट के अंदर जैसे कोटड़ा के अंदर एक कोटड़ा मिशन करके एक कार्यक्रम चलाया, जिसके अंदर वहाँ पिछड़े हुए लोग थे जिनको आगे लाकर उनकी संस्कृति के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बता के एक फेस्टिवल बनाया, जिसके अंदर अशोक गहलोत जी खुद आए, जिसके अंदर पूरी राज्य सरकार की सारी मंत्रिमंडल सब लोग वहाँ आए। और उन्होंने देखा कि कलेक्टर साहब का एक कार्य करने का तरीका,
कोई भी गरीब व्यक्ति उनसे मिलने जाता था। मेरे उधर के भी 2-4 मेरे गांव के आसपास के लड़के थे जिनके पढ़ाई के अंदर शायद वो जयपुर जा रहे थे, तो कोई कोचिंग करना चाहते थे, 40-45 हज़ार रुपये कोई फीस थी उनकी। तो मेरे पास आए, मैंने कहा यार कलेक्टर साहब के पास जाके आप बात करो। तो उन्होंने उनकी जेब से 45 हज़ार रुपये देके उसको जयपुर कोचिंग करने भेजा। ऐसा कलेक्टर जिसने भाजपा कांग्रेस नहीं करा, ये तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि एजेंट बन के काम करा, वो करा क्योंकि आज हमारे वो प्रत्याशी बन गए, बाकी उन्होंने ये काम नहीं करा। उन्होंने जनमानस की धारणा से काम करा कि एक मैं कैसे समाज को सुधार सकूं, कैसे समाज की मैं एक मदद कर सकूं, समाज के कल्याण का काम कर सकूं, इस तरीके का काम किया उन्होंने। तब जाके कई हमारे नेता, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी के मतलब दिमाग में एक बात आई कि यार, क्योंकि ताराचंद जी मीणा का परिवार वैचारिक रूप से कांग्रेस ही रहा है। वो मारवाड़ जंक्शन पाली जिले से आते हैं, कोई राजस्थान के बाहर का जिला नहीं है, लगता हुआ जिला है। पाली, सांचौर, ये उदयपुर लगता हुआ जिला, पाली के अंदर मारवाड़ जंक्शन के अंदर उनका गांव है, वहाँ से आते हैं वो। उन्होंने पढ़ाई करी और आरएस का एग्ज़ाम क्लियर करा। आईपीएस वो क्लियर हो चुके थे, पर उनको आईपीएस में नहीं जाना था, उनको आईएएस के अंदर जाना था। फिर आरएस क्लियर हुए, फिर प्रमोटेड होकर वो कलेक्टर बने। आज भी उनके परिवार के अंदर एडिशनल एसपी, उनका बच्चा भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, और एक बहुत अच्छा परिवार, एक एजुकेटेड परिवार है। तो मुख्य रूप से कांग्रेस के परिवार ने देखा कि भाई ये कांग्रेस वैचारिक आदमी, और इनके 2 महीने शायद सेवा के, राज की सेवा के बाकी थे। तो अशोक गहलोत जी ने एक निवेदन किया कि ताराचंद जी, आप उदयपुर की लोकसभा अगर आपने 2 महीने अच्छे से देखी है तो आप लड़ सकते हो, और पूरे उदयपुर को आपके जैसे नेता की जरूरत है। तो फिर ताराचंद जी ने कहा कि मैं लड़ने को तैयार हूँ। तो हमारा सौभाग्य है, कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा प्रत्याशी मिला जिसका विजन है, जो इस उदयपुर की लोकसभा को राजस्थान की नहीं, जबकि इंडिया की जब 543 सीटों के अंदर लोकसभा के अंदर बैठेगा तो बड़ी जोर से उदयपुर की समस्याओं के बारे में उस सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाएगा। ऐसा नहीं कि 10 सालों से पिछले जो सांसद बने उस पंचायत के अंदर नजर नहीं आए, उस पंचायत के अंदर उदयपुर का नाम खराब करा। 10 सालों से वो कहाँ सोते रहे। आज उदयपुर की जनता जवाब चाहती है, तब इस भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बदल दिया है। चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, आप देखना, ये भारतीय जनता पार्टी इस उदयपुर से चुनाव हारेगी और ताराचंद मीणा उदयपुर से चुनाव जीत के जाएगा। क्या कहेंगे? अब इतना कॉन्फिडेंस तो मैं इनका पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ। इन लोग मतलब ये हर बार कहते हैं इस बार देखना हमारे इतने पार्षद आएंगे, इस बार देखना यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। नगर निगम में किया, इस छठा बोर्ड है, छठा बोर्ड मतलब कहीं पे भी हम कहीं बात करते हैं राजनीति क्षेत्र में, आसपास के जिलों में कोई लोग आते हैं राजनीति क्षेत्र के, उनको हम कहते हैं हमारा उदयपुर 30 सालों तक नगर निगम उदयपुर भाजपा का, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, यार इतना काबिल सक्सेस वाला तुम्हारा नगर निगम है। 30 साल तक 30 सालों से कार्य क्या किए वो भी तो बताओ। नगर निगम तो है जो ठीक है, काम क्या किए? गोभक्त बनते हो, केवड़ा में पिछली बार 100 गाय मरी हुई थी, वही नगर निगम की बात आपने ले जाके वहां डाल दी। गोभक्त बनते हो, ये नगर निगम की तो स्थिति है आपकी। बताता हूँ, आप देखो, या तो फिर अपन डिस्कशन ऐसा करेगा, आप भी बोलो मैं भी बोलो, आधी बात समझ में नहीं आएगी ना, ममनू को आएगी ना, बोलिए महेश जी बोलिए। और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि कई सालों से इनका कॉन्फिडेंस देख लो कि हमारा एमएलए बन ही रहा है, मतलब ये घोषणा कर लेते हैं पहले कि हमारा एमएलए, कई सालों तक रेगुलर भाजपा का विधायक यहाँ से है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, पिछले 10 सालों से सांसद हमारा है। और आगे भी मैं यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, 4 जून को जो भी नतीजे आएंगे तब आप और हम बैठेंगे, और ये भैया भी मैं बात करूँगा कि ये 5वां साल और हमको जनता हमारी झोली में, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों के बीच में, आज की घटना बता दूँ, आज की, और मैं इस विद्या पे हाथ रख के कसम खा के बोलूँगा, मैं आज मेरे वार्ड में गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं राजनीतिक क्षेत्र में मेरा बीजेपी कोई पक्ष लेके नहीं बोल रहा हूँ, ये आज मैं सत्य बता रहा हूँ। मैं आज सुबह मेरे वार्ड में जब दौरे पे गया, आज की घटना है, तो मैं आज 4 गलियों में घूमा, हमारे साथ में जो हमारे साथी कार्यकर्ता थे, वहाँ पे अभी तक कांग्रेस का कोई भी जनसंपर्क, कोई कार्यकर्ता उनको मनवार करने भी नहीं आया। लोकतंत्र है, आपका वोट आपकी इच्छा है, भले बीजेपी में डालो, कांग्रेस में डालो, बाप पार्टी में लो, कहीं भी डालो, लेकिन एक बार जनता जनार्दन है, भगवान नहीं मानते हैं जिसको, और देवतुल्य जनता, उसको अपन हाथ जोड़ने तो एक बार उसको निमंत्रण तो देने चाहिए। आपको कैसे पता है? आपको क्या आके बोल रहे थे क्या? कई लोग बाग ने हमको ये बोला ऐसे बहुत से गांव है जहाँ पर घुस भी नहीं पा रहे हो आप लोग। हम तो वहाँ पे जाते हैं, इस बार वोट देना, वो आगे बढ़ के बोल रहे हैं इस बार 400 पार। अरे बहुत से ऐसे गांव है, मेरी पंचायत है खारवा चासदा पंचायत, वहाँ मन्ना लाल जी की लोगों ने शक्ल भी नहीं देखी है, जनता लगा रही है। तो ये कोई बात नहीं हुई
कि वो वहां नहीं गए, वो वहां नहीं गए। लोकसभा मैं कैंडिडेट की बात नहीं करूँ, 8 विधानसभा आती है, मैं कैंडिडेट क्या कह रहा हूँ, लोकसभा क्षेत्र बड़ा चुनाव है, 20 से 25 दिन मिलते हैं, हर व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता। विधानसभा में विधायक उस वार्ड के कार्यकर्ता होते हैं, वही कार्य करते हैं। घर घर तक विधायक पहुंच सकता है। हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के हर वार्ड में जा रहे हैं, हर बूथ में जा रहे हैं। आपको क्या पता, आप ही के भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता ने कह दिया होगा। महेशपुरी जी ये बताइए, आपने इतनी बढ़िया तैयारी की, आप मतलब पन्ना प्रमुख से लेके आपके एंड तक पदाधिकारी रहते हैं, आप बोल रहे हैं कि वो लोग नहीं मिले, पर मेरा ये सवाल है कि फिर मतदान प्रतिशत कम होने के कारण क्या? देखो, मतदान प्रतिशत प्रथम चरण में मतदान मतलब इस तरह के, मैं इसको कोई आपकी बात से सहमत हूँ। मतदान प्रतिशत में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही रोल नहीं रहता है, सामने सभी पार्टियों का होता है, हमारा भी होता है, सरकारी बॉडी भी लगती है। आपने इलेक्शन को जो कमेटी है वो भी मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कई प्रयास करती है, उसमें कोई बीजेपी का लोगों कम होने के कारण क्या बीजेपी का अति अहंकारी होना या फिर कांग्रेस के सत्ता में पाना? क्योंकि दोनों ही जनता मान चुकी, किसी भी आइडियोलॉजी की कह रहा है हम तो जीत रहे हैं या हम तो हार रहे हैं, मतलब इस वोटिंग कम होने का बहुत से कारण सामने है। अभी आपसे पहले जो 2 डिबेट हुई उसमें भी यही चीजें हुई। मेन कारण क्या हो सकता है आपकी दृष्टि से? मेन कारण तो अब देखो, जनता है, अब जनता को निवेदन किया जा सकता है, हाथ जोड़े जा सकते हैं, गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर सकती है, लेकिन अब जनता है, हम तो ये कहेंगे कि आप किसी को भी वोट दो, आपकी इच्छा हो उस पार्टी को वोट दो, लेकिन अपने घरों से निकलो, अपना मताधिकार का प्रयोग करो। ये लोकतंत्र का ऐसा पर्व है जो इतने बड़े देश को, जहाँ छोटे छोटे देश कई इस देश में समा जाए, इतना बड़ा देश है, उसकी अच्छी राजनीति के लिए, सुदृढ़ राजनीति के लिए, देश के लोकतंत्र की आपको चुनाव जरूर करना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे मतदान कम होने के? मतदान कम होने का मुझे मुख्य रूप से ये कारण लगता है मनु भैया कि लोगों का पिछले इन 10 सालों में इन्होंने जो सरकार चलाई है उसके प्रति उनका थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है। तो वो और ज्यादा करना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस के पक्ष में जाके वोट डाले, उनको तो और ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि हम घबरा गए किसी पार्टी से तो हम उस पार्टी को जाके वोट करते हैं। कि वोट डाल रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर एक सरकार बना रहे हैं, कल वो वोट डालेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, परसों ये कहीं से पैसे लाएंगे और उसको गिरा देंगे। अब इसका जवाब गिरा ही नहीं किया आपने, तो ऐसी स्थिति देश के अंदर इन्होंने पैदा कर दी। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम, उनको जेल में डाल रखा है, हेमंत सोरेन जी उनको जेल में डाल रखा है, और ये जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनको ये कहते थे कि तुम्हारा वक्त आने दो, चक्की पिसाएंगे, ऐसे अजीत पवार एनसीपी के 1000 करोड़ के घोटाले की बात करते थे, इनकी पार्टी में आए, इनकी मशीन के अंदर गए, सफ़ेद होके निकल गए, आज वो दूध के धुले हो गए। वैसे ही वहाँ एनसीपी के छगन भुजबल, कितने ही नाम है, हेमंत विश्व शर्मा को देख लो। तो लोगों का विश्वास ये हो गया है कि यार डेमोक्रेसी के अंदर वोट किसको डाल के आ रहे हैं, और सरकार गिर जाती, 5 महीने बाद कौन मुख्यमंत्री बन जाता है। तो लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जगह जगह जा रहा है। मैनिफेस्टो में भी यही कह रहे हैं हम कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, घर से निकलो, आप लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो कि आने वाले समय में इस लोकतंत्र को हम इस भारतीय जनता पार्टी से बचा सकें। क्योंकि ये तो 400 सीटों की बात कर रहे हैं, पहले ही 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे भाई 400 पार तुम्हें कैसे पता है 400 पार हो जाओगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल बता रहा है 370 से लेकर 400 सीटें, सभी ओपिनियन पोल बता रहे हैं। अब वो सब आपके दोगे, ये सब मीडिया बिकी हुई है, और ये न्यूज 70-400 का कौन से न्यूज चैनल बता रहे, आप नाम बताएं यार। मैं आप 4-5 दिन पहले बताया ना, आप एबीपी न्यूज कौन से न्यूज पोल बता रहे हैं? अरे 20,000 30,000 पोल आएगा कैसे? किसी का एग्जिट पोल नहीं आया, और 20-30 हजार का वो क्या कहते हैं उसको, एग्जिट पोल का क्या रहता है वो इनका, आपका उससे एग्जिट पोल निकाल रहे। एक लोकसभा में 10-12 लाख 13 लाख वोट होते हैं यार, 20,000 25,000 के उससे एग्जिट पोल निकालना जल्दबाजी होगी। इसीलिए मेरा सभी साथियों, युवा उदयपुर के सभी से निवेदन है कि आपका कोई सवाल है क्या महेशपुरी जी गोस्वामी, ये बीजेपी के युवा को आपको कोई सवाल है? मेरा इनसे यही सवाल है कि आप युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप एक युवा होने के नाते आप आंख बंद करके इस भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की तरह ना बोलें, युवाओं के साथ बोलें। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, आप एक युवा हैं, वो भी एक आवाज़ उठाएं कि कितने युवाओं को रोजगार मिला और युवा किस तरह उसका भविष्य आने वाले सालों में देखता है।
आज का युवा तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आप क्या देखिए, सोचते हैं? बिल्कुल आप जो कह रहे हो, लेकिन मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि आप सिर्फ बीजेपी की भाषा मत बोलो, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे हमारे बाप दादा भी कांग्रेस के थे, मैं आज इस ऑन चैनल पे मैं आपको एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ, हमारा बाप दादा भी पहले कांग्रेस को वोट देते थे। पूरा देश में बूथ से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का राज था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को नई चीज़ों का बारे में पता चला, डिजिटल क्रांति से उनको जो खबर मिली, उससे क्या डिजिटल क्रांति से क्या युवाओं को फायदा मिला, आप बताओ ना। पहले आपकी हर 10 चीज़- सालों की सरकार ने, अब 5 साल आके क्या करोगे वो तो चलो ठीक है, हाँ, घोषणा पत्र और- हो जाएगा। और आपने अब 10 सालों 10 में साल- क्या किया हाँ, पिछले 10 युवाओं के लिए, वो बताओ आप। 10 साल में देखो आपकी क्या- सत्ता रही है, आपने उदयपुर के युवाओं के लिए क्या करा, आप बताओ। IIM हम लाए, आप क्या लाए युवाओं के लिए, बताओ। 7 IIT आज बनी है, उदयपुर 7 IIM बना हुआ, है, अरे 16 उदयपुर एम्स लोकसभा की बात कर रहा हूँ 16 मैं। एम्स बने इंडिया क्या में। बने उदयपुर में बने? उदयपुर में बन जाएंगे क्या? कब बने? 16 आज IIMs उदयपुर के अंदर एम्स रघुवीर बने। मीणा जी जब सांसद थे, हम IIM लाए, आप क्या लाए युवाओं के लिए, बताओ। युवाओं के लिए जो क्या लाए? आपको डेटा बताया, जो क्या डेटा बताया आपने, मैंने बताओ। बताया रेलवे का कौन सा काम हुआ है। मुद्रायन, कौन सा क्या कर रहे हैं आप, कौन से बता पैसे दो। किसको मिले, क्या लाए आप युवाओं के लिए, रोजगार बताओ। आज लाभार्थी 1 उदयपुर के लाख युवाओं को 14,000 बेचारे लाभार्थी है। ट्राइबल बेल्ट के युवाओं को आज भी अहमदाबाद पलायन करना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए। आप बात कर रहे हैं युवाओं के लिए हम लिए लाए वो लाए, आप कोई ऐसी योजना बताएं युवाओं के लिए जो आप धरातल पे लाए। और नरेंद्र बताएं मोदी आप। जी की बात कर रहे हैं तो मैं आपके सामने बता दूंगा, ये ऑन डेटा रिकॉर्ड है। इन्होंने 4 करोड़ पक्के मकान दिए गरीबों को पूरे इंडिया में। अरे उदयपुर लोकसभा के युवाओं के लिए क्या कहा, ये कह रहा हूं मैं, आप युवा साथी हैं आपने मेरे। ये प्रश्न मेरे से स्टार्टिंग में पूछ लिया था, मैंने उसका जवाब भी स्टार्टिंग में दे दिया। नहीं, अभी पूछ रहा हूं मैं आपसे कि आपने युवाओं के लिए क्या किया उदयपुर में, आप बताएं मुझे। 10 साल से आपकी सत्ता रही, उदयपुर के युवा आज ट्राइबल बेल्ट का युवा अहमदाबाद पलायन कर रहा है जॉब करने के लिए, बिहार जाता है, उधर जाता है, क्यों जाता है? 10 साल में आपकी सत्ता है, आपने उनको क्या रोजगार दिया? रोजगार तो देखो, अब हर क्षेत्र में ग्रामीण के आज क्षेत्र में नौकरियां लगी। आज मेरे TSP क्षेत्र में आपको बता दूं कई लोगों की नौकरियां लगी है, तो उनको रोजगार मिल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से पटवारी, पुलिस, ये नौकरी लगी। केंद्र सरकार की तरफ से बताएं आप जो एग्जाम वगैरह आते हैं उसमें क्या आते हैं, कौन से एग्जाम? मैंने तो नहीं देखे उदयपुर में कोई केंद्र सरकार के अंदर नौकरी लगा है। केंद्र, आप एक तो राज्यों की बात कर रहे हो, लोकल लेवल की, एक केंद्र सरकार की बात। केंद्र सरकार में तो पूरा आ गया। क्या रोजगार दिया आपने, क्या रोजगार दिया बताओ आप। रोजगार तो जो सेंट्रल की योजना आती रेलवे वगैरह में, कोई रोजगार नहीं है उदयपुर के अंदर। युवाओं को आज उदयपुर 10 सालों से ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे आज हैं, उदयपुर- कुछ भी नहीं है। 30-20 सालों से नगर निगम में उदयपुर की हालत हम देख रहे हैं। हाँ, तो नगर निगम इसलिए पत्थर- बनाए कि लोगों पत्थर के के बीच बड़े में बड़े काम तो हुए। डस्टबिन लगा दिए जो लोगों के लोगों उसके के मशीनों बीच से में उठाने काम पड़ हुए। रहे हैं। लोगों के बीच में काम होता है, इसलिए जनता चुनती है। उदयपुर आपकी की सरकार थी जहाँ पे उदयपुर की 5 साल- धरोहरों को तोड़ तोड़ नहीं, के मेरे बात आज सूरजपोल का चौराहा बना दिया नगर निगम ने। स्मार्ट सिटी रोड का तो काम कम है हुआ। और सर्कल बढ़ा मेरे है। बात अरे सुनो। रोड आवागमन के लिए रोड बड़ी चाहिए आज- स्मार्ट सिटी के अंदर, सर्कल बड़े कर आज दिए। आपके- उदयपुर की मेरे- धरोहर है पुरानी, उनको तोड़ रहे हो। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं भी आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपकी 5 साल सरकार रही, आपको अपने उसमें तो हमारे को इंटरफेयर जी। नहीं था। हाँ पूछिए। आप UIT का चेयरमैन क्यों नहीं बना पाए 5 सालों में? यूआईटी का चेयरमैन नहीं बना पाए। यूआईटी के चेयरमैन के अंदर यूआईटी के सारे अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जरूरत नहीं लगी होगी तो नहीं बनाया उसने। नहीं, आपका ये नहीं उससे उससे युवाओं को रोजगार मिल जाता। नहीं, इससे आप अपने चेयरमैन पढ़ने से रोजगार मिल जाता। नहीं, ये एक व्यवस्था होती है। आप नगर आप निगम- चेयरमैन से युवा चलो, रोजगार मिल जाता। आज नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष से रोजगार मिल जाता। रोजगार की कम बात है, ये तो रोजगार की व्यवस्था बात है। व्यवस्था कौन मुद्दों पे लड़ेगा? मुख्य रूप से सब केंद्र पीछे भाग रहे हैं यार, हमें मेरे को एक बात सब बताइए झगड़ रहे हैं। महेश जी, मेरे को एक बात बताइए, केंद्र में सरकार यूआईटी चेयरमैन या नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए बनती है? अरे भैया, आप बताइए चैनल पे। मनु भैया, केंद्र में सरकार बनती है तो क्या नेता प्रतिपक्ष और यूआईटी चेयरमैन बनाने के लिए बनती है? हाँ, तो मैं उस योजना बताओ। में जाता हूँ तो आप उदयपुर केंद्र में सरकार बनती है युवाओं को रोजगार देने के लिए, किसानों को सम्मान देने के लिए, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए, महिलाओं मैं- का आत्मसम्मान करने के लिए। मैं आप क्या बात कर रहे हैं आप? चैलेंज के साथ यहाँ यूआईटी पे कह चेयरमैन सकता क्यों नहीं हूँ, बनाया? वो इस- क्यों नहीं बनाया? इस- आपने बना दिया 3 महीने में यूआईटी चेयरमैन। आज उदयपुर न्यूज आपने बना दिया 3 महीने में यूआईटी मैं चेयरमैन। आज उदयपुर न्यूज अरे आपने बना दिया 3 महीने में यूआईटी चेयरमैन। तो 3 महीने तो हुए। अरे तो बना देते ना आप। लोकसभा चुनाव आपको है। लग रहा है इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी और तो मैं- पहले दिन बना देते। नहीं, आपको आप ये- बना देते ना। आप इस चुनाव हमने के तो बाद चलो नहीं बनाया, हमारा- भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, पर्ची से सीएम बन गए तो आप बना देते। हमारा बनेगा, पिछली बार भी अरे बना। बनाओ ना, अभी बनाओ। रविंद्र जी सीमाली बनेंगे। अरे बनाओ आप। इस बार भी बनेंगे। अरे रविंदर जी को क्या सब पद रविंदर जी को दे दोगे? किसी आम कार्यकर्ता को दो ना आप। सबको रविंदर जी प्रदेश में भी वही जाएंगे, जिलाध्यक्ष ही वही बनेंगे, यूआईटी चेयरमैन ही वही बनेंगे। प्रदेश न में प- नहीं है और अभी भी आप अभी मेरी भी- बात सुनो। अभी भी आप- ताराचंद जी जैन को टिकट मिला है, आप रविंदर जी को डिबेट नहीं को मिला। अभी डिबेट को कहीं और न ले जाएं। और मैं बता- आप बताओ केंद्र सरकार किसके लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या कर रही है? बात सुनो, आपको ऐसा लग रहा है कि उदयपुर की
कि 80 करोड़ जनताओं को राशन के भरोसे रख के ही वोट लेते रहोगे आप। जनता 80 करोड़ लोगों को राशन वही देश दे सकता है जिसके पास खजाने में तो कुछ फिर हो। आप विकसित भारत नहीं की है, बात अशोक ना जी, करें। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन से अपना घर चलाना पड़ रहा है, वो देश विकसित देश नहीं हो सकता, वो विकासशील की तरफ है। उस देश को विकसित बनाने के लिए वो 80 करोड़ लोग, उनके घर में अगर रोजगार बढ़ेगा, पैसा आएगा, हमारी काबिलियत तो हम दे रहे हैं। ये देश बढ़ेगा। हमारी काबिलियत। चलिए, समय की सीमा है, अंतिम सवाल मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इस लोकतंत्र के महापर्व पे सभी उदयपुर की जनता से, प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूँ कि मतदान आपका अधिकार है और इस अधिकार को आपको एक पर्व के रूप में, जैसे घर में अपनी शादी ब्याह का मौसम पर्व होता है तो अपन कितना उसमें उमंग लेके उसको मनाते हैं, वैसे ही आपको इस लोकतंत्र के महापर्व में आपको अधिक से अधिक संख्या में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, जिससे एक सुदृढ़ सरकार, राष्ट्र के प्रति सब कुछ कार्य करने वाली सरकार का चयन हो और जिससे अपना राजस्थान का नहीं पूरे देश का नाम पूरे विश्व में फेमस हो। धन्यवाद। क्या कहेंगे जसवंत जी? सभी उदयपुर वासियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में जलपान बाद में करें, पहले आप मतदान करें। मेरा निवेदन है आपसे कि इस बार ऐसी सरकार चुने कि जो इस देश के धर्म जात की बात न करते हुए जो वर्ग इस देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उस वर्ग के लिए आप मतदान करें। वो वर्ग है युवा शक्ति। आज हमारे जैसे युवा इस देश के अंदर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आप युवा वर्ग के लिए, किसानों की एमएसपी के लिए मतदान करें, आप महिलाओं के सम्मान के लिए मतदान करें, आप श्रमिकों के रोजगार के लिए मतदान करें। आप सभी उदयपुर वासियों से मेरा निवेदन है कि 10 साल से इस ठगे हुए सांसद को हटाने के लिए मतदान करें आप। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, हमारे कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय ताराचंद जी मीणा को मतदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो यशवंत जी चौधरी और महेशपुरी गोस्वामी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के युवा नेता हैं। 26 तारीख को मतदान है। हमारी कोशिश यही है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तूतू में की लगातार कड़ियां जारी रहेगी, उसमें बहस भी जारी रहेगी, सवाल मुद्दे वही होंगे, लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि 26 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मैदान में 8 लोग हैं, 9वां नोटा भी है, चुने किसे भी, लेकिन चुने जरूर। नमस्कार।